हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज आज बात करेंगे अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की बात करेंगे। जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए गाइज, डेली बेसिस के ऊपर अपन फिक्स टाइम के ऊपर लाइव सेशन कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन सेट जैसे ही अपलोड हो आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चंस अपन सभी इंपॉर्टेंट करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन अपन एनसीईआरटी बेस्ड लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनको अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज जैसे सेट अपलोड हो आप जरूर देखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा आपकी तैयारी कैसी है। तो गाइज आज देखेंगे अपना पहला नंबर का क्वेश्चन। देखिए गाइज, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया हो तो और घंटे के निशान को जरूर चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आपने अपेंडिक्स तो सुना ही होगा, कॉमन है, जिसको अवशेषीय अंग बोला जाता है। बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी हुई होती है? जो अपेंडिक्स होती है गाइज वो बड़ी आंत से जुड़ी हुई होती है, और बड़ी आंत के किस हिस्से से जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे आप लोगों को आंसर देना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने सिक्कम, कोलेन, रेक्टम और इलियम। क्या आंसर बनेगा? देखिए गाइज, इलियम की बात करें तो इलियम छोटी आंत का हिस्सा है, जिसको हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है? इलियम को शेषांतर, शायद ये बोला जाता है शेषांतर। तो ये छोटी आंत का हिस्सा है। बाकी आप तीनों भाग देखोगे, ये तीनों के तीनों हिस्से गाइज बड़ी आंत के हिस्से हैं। छोटी आंत के कौन कौन से हिस्से गाइज? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत के कौन कौन से हिस्से गाइज? एक तो हो गया आपका इलियम, इलियम लास्ट वाला हिस्सा होता है, एक तो होता है इलियम, एक होता है जेजुनम, एक होता है डेडुनम। इस तरीके से तीन हिस्से होते हैं। और बड़ी आंत के तीन हिस्से होते हैं, सिक्कम, कोलेन और रेक्टम। तो अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है गाइज? सिक्कम से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज ऐसे से रट लीजिएगा, कन्फ्यूजन मत हो जाना। देखिएगा, छोटी आंत के हिस्से होते हैं डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ओके गाइज। और बड़ी आंत के हिस्से होते हैं सिक्कम, कोलेन और रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्प्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? देखिएगा, मम्प्स बीमारी की बात हो रही है, तो किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? गाइस दिए गए ऑप्शन में से जो भी ग्रंथि है वो अपने जो कानों के नीचे स्थित होती है, कानों के नीचे स्थित होती है, ओके गाइस, ईयर के नीचे स्थित होती है। तो मम्प्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन और दर्द होता है? तो गाइस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरोटिड ग्रंथि। पेरोटिड ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? अपनी ईयर के नीचे होते हैं, दोनों साइड में, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक पुनरुत्थान भवन की क्षमता किसके अंदर पाई जाती है? इसका मतलब होता है फिर से विकास होना, पुनः विकास होना किसी चीज़ का, नष्ट होने के बाद में दोबारा से निकल के आ जाना। ये जो पुनः विकास की क्षमता किसके अंदर पाई जाती है गाइस? लीवर के अंदर, हार्ट के अंदर, मस्तिष्क के अंदर या हड्डियों के अंदर? पुनरुद्भावन की क्षमता किसके अंदर पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लीवर के अंदर पाई जाती है। यकृत। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पुनरुद्भावन की क्षमता पाई जाती है लीवर के अंदर। विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है? देखिएगा, कोई भी जहरीला भोजन है उसको अविषाक्त बनाना, ये काम किसका है गाइज? दिए गए ऑप्शन में से आंसर देना है। अग्नाशय ग्रंथि, लीवर, एसियल, रेनिन। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर के साथ में। देखिए गाइज, लीवर है वो आपका बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, पीतरस प्रोड्यूस करता है, और एसियल आमाशय से प्रोड्यूस्ड होता है। अगर आमाशय से बहुत ज़्यादा एसियल होने लगे तो इसका मतलब वो डेंजर होने लग जाता है, और उसका काट बहुत ज़रूरी है। तो काट करने के लिए आमाशय के अंदर भी एक लेयर होती है, वहाँ से भी बेस यानी NaHCO3 जनरेट होता है। साथ साथ में ये जो लीवर से भी पीतरस जनरेट होता है, ये भी एज क्षारा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहरीले भोजन को अविषाक्त करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा आंख भाग है वो बड़ी आंत का नहीं है? देखिएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत के भाग आप लोगों को याद रखने हैं। तो बड़ी आंत का कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने सिक्कम, कोलेन, रेक्टम, इलियम। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलियम। इलियम छोटी आंत का भाग है गाइज, जिसको शेषांतर बोला जाता है। बाकी सिक्कम, कोलेन और रेक्टम तीनों बड़ी आंत के भाग हैं। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है? पानी, लवण, एंजाइम या खनिज? क्या आंसर बनेगा गाइज? भोजन पचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की ज़रूरत होती है। पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? जब डाइजेशन होता है, पाचन प्रोसेस होती है, तो प्रोटीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बस आप लोगों को आंसर देना, ज़्यादा डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन किसके अंदर बदल जाता है? तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड के अंदर बदल जाता है, ऑप्शन नंबर बी, एमिनो एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6।
लाइपेज नामक का एंजाइम जो कि वसा के पाचन में भूमिका निभाता है, लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? लाइपेज का श्रवण किसके द्वारा होता है और लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज है क्या चीज़? एक तो एंजाइम है। लाइपेज क्या है? एंजाइम है जो वसा के पाचन में भूमिका निभाता है, फैट डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइपेज का श्रवण कहाँ से होता है? तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय से। अग्नाशय को गाइज इंग्लिश के अंदर बोला जाता है पेनक्रियाज। ओके गाइज, इसके अंदर लैंगरहैंस द्वीप होता है। ओके, और वहाँ से अल्फा बीटा डेल्टा कोशिकाएं होती हैं और वहाँ से ग्लूकोजेन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन स्रावित होता है। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए कि सिग्मोइड कोलन इनमें से किसका भाग है? गाइज आंसर दीजिएगा, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी या मलाशय? अभी हमने देखा कोलन किसको बोलते हैं, सिक्कम, कोलन, रेक्टम, ये किसके भाग है गाइज? ये सभी बड़ी आंत के भाग है। सिक्कम हो गया, कोलन हो गया और रेक्टम हो गया, तीनों किसके भाग है? बड़ी आंत के। और जो पेन की वो अपेंडिक्स किससे जुड़ी होती है? बड़ी आंत से। देखिए प्रश्नोत्तर में चयन कीजिए कि ड्यूडेनम किसका भाग है। ड्यूडेनम किसका भाग है गाइज? रट लीजिएगा अच्छे से। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम तीनों किसके भाग है? तीनों के तीनों छोटी आंत के भाग है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। टोटल डाइजेशन सिस्टम की बात करें तो 9 मीटर लेंथ होती है, जिसमें छोटी आंत की बात करें गाइज अप्रॉक्सीमेट 6.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। एंटीजन वह पदार्थ है जो करता है। एंटीजन क्या काम करता है गाइज? जिसको हिंदी में प्रतिजन बोला जाता है। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, शरीर में टेम्परेचर को कम करता है या एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है, यानी एंटीबॉडी को जनरेट करने के लिए उसको एक्साइटेड करता है। एंटीजन एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए उसको एक्साइटेड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी जनरेट हो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुधिर निर्माण क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन में से आपको बताना कि गाइज ब्लड निर्माण क्या कहलाता है। हीमोलाइसिस, हीमोपोइसिस, एनोक्सीमिया या ग्लाइमोलाइसिस? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोपाइसिस। हीमोपाइसिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, और हीमोलाइसिस है, हीमोलाइसिस क्या होता है? इसका मतलब होता है गाइज आरबीसी का टूटना। हीमोलाइसिस का मतलब होता है गाइज आरबीसी का टूटना। इसी प्रकार से अगर बात करें गाइज अपन एनोक्सीमिया, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की अधिकता। और एक और होता है गाइज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है गाइज अंगों या ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना। ठीक है, और ये ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है गाइज ग्लूकोज का, जैसे एक अणु ग्लूकोज है उसका 2 अणु पायरुविक एसिड में टूटना। एक अणु ग्लूकोज का 2 अणु पायरुविक एसिड में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। हाइपोक्सिया कहलाता है ऑक्सीजन की कमी कहलाता है। इसी प्रकार से गाइज एक और होता है हाइपरकेपनिया। हाइपरकेपनिया का मतलब होता है कि अंग या ऊतक में ब्लड की अधिकता होना हाइपरकेपनिया कहलाता है। और ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया कहलाता है। हीमोलाइसिस कहलाता है गाइज आरबीसी का टूटना। हीमोपाइसिस कहलाता है आपका रुधिर निर्माण। तो यहाँ पे आंसर हो गया बी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता कितनी होती है? बताना है आपको। देखिए गाइज आप लोगों को पता है कि ब्लड हो गया 100% ये 100% है। इसमें से 55% आपका प्लाज्मा होता है। 45% में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये होते हैं। तो इस आरबीसी के अंदर बताना है कि कितना हीमोग्लोबिन होता है, कितने % में होता है हीमोग्लोबिन। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 34% होता है। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? हृदय को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम या ब्रेंकियल धमनी? देखिए गाइज अपन हार्ट की बात करें तो इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें तो गाइज ये इसका कौन सा हो गया? राइट हिस्सा हो गया, ये इसका लेफ्ट हिस्सा हो गया। ठीक है, और इधर तो क्या होता है? इधर तो होता है राइट एट्रियम, इधर होता है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, इसी प्रकार से इधर होता है राइट वेंट्रिकल और इधर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दायां आलिंद, इसको बोलते हैं आलिंद और इसको बोल देते हैं निलय। ओके, वेंट्रिलियन निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, इस तरीके से इसकी पोजीशन होती है। और इसके चारों तरफ एक कवर होता है जो इसको ढके हुए रखता है, चोट लगने से इसको बचाता है। उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आंसर रख लीजिएगा। पेरिकार्डियम आप लोगों को
ध्यान में रखना है। पेरिकार्डियम है जो इसको बाहर से सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइज। देखिए गाइज, दो चीज़ें और ध्यान में रखना है। एक तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, मिलता जुलता सा नाम है। ये तो हो गया पेरिकार्डियम, इससे मिलता जुलता नाम हो रहा है। एक होता है टेकिकार्डियम, मिलता जुलता नाम है, ताकि मैं आपको यहीं पे बता दूँ, टेकिकार्डियम। और एक नाम और होता है गाइज ब्रेडिकार्डियम, ब्रेडिकार्डियम। इन तीनों नामों में कन्फ्यूजन मत होना, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये नाम तो हृदय को कवर करता है, यानी ये तो झिल्ली है जो हृदय को कवर करती है। टेकिकार्डियम होता है कि यदि आपकी जो हार्ट की रेट तेज़ हो जाती है, तेज़ गति से हार्ट धड़कता है, तो वो कहलाता है टेकिकार्डियम। और हार्ट रेट आपकी धीमी है तो वो कहलाता है गाइज ब्रेडिकार्डियम। तीनों नाम अच्छे से याद रख लेना, टेकी, ब्रेडी और पेरी। पेरी यानी पेरीमीटर, परिधि यानी ये बाहर का हो जाएगा, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। टेकी यानी टेको यानी तेज़ी से, ठीक है। ब्रेडी यानी धीरे धीरे, इस तरीके से। भारतम हृदय ध्वनि क्या कहलाती है? सिस्टोल। देखिएगा जी, यहाँ पे टर्म्स आपके सामने, एक तो सिस्टोल है, इंग्लिश टर्म्स है, ठीक है गाइज। एक होता है डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल का मतलब है यहाँ पे गाइज कंप्रेशन या संकोचन यानी सिकोड़ना, ठीक है। और डायस्टोल का मतलब होता है फैलना, ठीक है गाइज। सिस्टोल। भारतम हृदय ध्वनि क्या कहलाती है? देखिएगा, हृदय के अंदर दो ध्वनियाँ होती है, एक तो होती है लब, एक होती है डब। लब और डब, तो लब ध्वनि कौन सी होती है? सिस्टोल के दौरान होती है या डायस्टोल के दौरान होती है? तो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोल के एंड में। सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना और डायस्टोल का मतलब होता है हृदय का फैलना। हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है? किस कक्ष में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है गाइज? ऑप्शन आपके सामने, दायां आलिंद या दायां निलय, बायां आलिंद या बायां निलय। किस कक्ष में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है? तो गाइज आंसर हो जाएगा बायां निलय। बायां निलय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायां निलय। बायां निलय कहाँ पे आता है? यहाँ पे इस पोर्शन के आता है बायां निलय। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं गाइज अगले क्वेश्चन में। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहा जाता है? गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। हार्ट में फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? फुसफुसाहट होती है, उसका मतलब क्या है? दोषपूर्ण कपाट, यानी कपाट जो डोर होते हैं इनके, उनके अंदर फॉल्ट है। ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन या मांसपेशियों का विकास। तो फुसफुसाहट से मतलब होता है कि जो कपाट होते हैं उनके अंदर कोई फॉल्ट है, दोषपूर्ण कपाट। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? मनुष्य, पक्षी, मछलियों के हृदय को या कीटों के? किसको कहा जाता है गाइज? वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछलियों के हृदय को, ठीक है गाइज। मछलियों की बात करें तो इनका हार्ट है गाइज 2 चैम्बर का होता है। पक्षियों का हार्ट है 4 चैम्बर का होता है, मनुष्य का हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है। ओके गाइज, ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं गाइज? 1 2 3 4। तो मगरमच्छ के हृदय में गाइज चैम्बर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगरमच्छ हो गई, ब्लू व्हेल हो गए, इनके हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। पिशीज वर्ग या मछलियों के प्राणियों का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? मछली हो गई, मेंढक हो गया, इनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं गाइज? क्या आंसर बनेगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखना। मछली हो गई या मेंढक हो गए, इनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। मैमल्स हो गए, मनुष्य हो गए, पक्षी हो गए, इनके हृदय में 4 चैम्बर हो गए। रेप्टाइल्स की बात करें तो गाइज इसके हृदय में होते हैं 3। रेप्टाइल्स की बात करें तो 3, यानी सरीसृप वगैरह। डॉल्फिन व ब्लू व्हेल का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? ये क्वेश्चन आ गया। डॉल्फिन हो गई या ब्लू व्हेल हो गया या मगरमच्छ हो गया, इनका हृदय कितना कोष्ठीय होता है गाइज? तो आंसर हो जाएगा आपका 4 कोष्ठीय, 4 चैम्बर होता है। सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय किसका होता है? मगरमच्छ, सर्प, मेंढक, कॉकरोच। सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है गाइज? तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉकरोच, तिलचट्टा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज इसका कंफर्म कीजिए कितने चैम्बर होते हैं? शायद 13 होते हैं क्या? कंफर्म कीजिएगा, इसका कंफर्म नहीं पता है, ठीक है। मगरमच्छ का हमने देख लिया 4 होते हैं, सर्प का 3 होते हैं और मेंढक का 2 होता है। इसका शायद 13 होना चाहिए, कंफर्म कीजिएगा इस कॉकरोच या तिलचट्टा का एक बार। मेंढक व सर्प का हृदय कितना कोष्ठीय होता है?
मेंढक व सर्पों का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका 3 कोष्ठीय, ऑप्शन नंबर बी। सर्प, मेंढक और सर्प, इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या? मेंढक का और इसका आना चाहिए 3, नहीं ध्यान में रखना गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। सर्प का तो अपने को पता है रेप्टाइल्स वर्ग होता है 3 आता है, मछली का 2 होता है, और मेंढक का गाइस आप कंफर्म कीजिएगा शायद ये क्वेश्चन सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसको कहा जाता है? इसको गाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपको 4 हिस्से हैं इसके अंदर, क्योंकि उस हिस्से के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, इसलिए इसको प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती हैं। और कहाँ पे होती है गाइज? तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एसए नोड। एसए नोड होता है और ये कहाँ पे होता है गाइज? ये इस हिस्से के अंदर होता है, इसमें यहाँ पे स्थित होता है एसए नोड। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि एसए नोड कहाँ पे स्थित होता है? तो राइट एट्रियम यानी दायां आलिंद, दायां आलिंद के अंदर स्थित होता है एसए नोड। और एसए नोड की फुल फॉर्म की बात करें तो गाइज इसको बोला जाता है साइनो आर्ट्रियम, आर्ट्रियल, ये इसको बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे स्थित होते हैं? तो ये दाएं आलिंद के अंदर स्थित होते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है, इसीलिए इसको प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल होता है गाइज? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि? तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है एड्रिनल ग्रंथि। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल पूछा गया है। और ब्लड प्रेशर मेजर किसके द्वारा होता है? स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। स्पिग्मोमैनोमीटर मेजरमेंट पूछा गया गाइज, यहाँ पे मेजरमेंट है स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, और इसमें बात करें गाइज बीपी आपकी जो हाई है, हाई कब कहलाती है गाइज? जब ग्रेटर देन 140 या 90 हो, और इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरटेंशन कंडीशन को। और लो हो, लो का मतलब होता है लेस देन 110 या 70, और इस कंडीशन को बोला जाता है ये हाइपोटेंशन। दोनों नाम ध्यान में रखना, हाइपोटेंशन और ये हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर पंप करता है? 1 मिनट के अंदर, देखिएगा क्वेश्चन को समझना है, 1 मिनट में लगभग कितना लीटर पंप करता है? 2, 5, 7, 10। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 5 लीटर। देखिएगा 1 मिनट की बात करें तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 72 बार धड़कता है, और एक बार धड़कन में अप्रोक्सीमेट 70 ml पंप करता है। एक बार धड़कता है तो 70 ml पंप करता है, और यदि 70 बार धड़कता है तो कितना ml पंप किया इसने? 4900 ml पंप किया, यानी अप्रोक्सीमेट आप इसको मान सकते हो 5000 ml पंप किया, यानी अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो 5 लीटर पंप किया। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक बार धड़कता है तो 70 ml को पंप करता है, और तो 1 मिनट में वो अप्रोक्सीमेट 5 लीटर ml पंप करता है। सिस्टोथेलिक यानी संकुचन, ओके गाइज। डायस्टोलिक यानी फैलना। प्रेशर का मान कितना है? अगर सिकुड़ता है तो प्रेशर कितना होता है, फैलता है तो कितना प्रेशर बनता है? प्रेशर का मान आपको बताना है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है गाइज? आंसर यहाँ पे ये बताना अपने को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120/80। और इसकी यूनिट क्या होती है गाइज? ये होते हैं mmHg में यूनिट होती है इसकी। किस अमेरिकन वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय जार्विक 7 का निर्माण किया? जार्विक 7 का निर्माण किसके द्वारा किया गया बताना आपको। और किडनी का भी बता दीजिएगा कि जो किडनी का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट जार्विक। रॉबर्ट जार्विक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किडनी की बात करें, जो कृत्रिम किडनी है, तो डॉक्टर सुब्बा राय, डॉक्टर सुब्बा राय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी के लिए। ओके गाइज, और हार्ट के लिए हो जाएगा रॉबर्ट जार्विक, और जो हार्ट है उसका नाम है जार्विक 7। रुधिर दाब को सर्वप्रथम 1733 में घोड़ों में किस में मापा था? हॉर्स की बात हो रही है। हॉर्स के अंदर सबसे पहले ब्लड प्रेशर को 1733 में किसने मेजर किया था? तो गाइज आंसर हो जाएगा इसका एस हेल्स, ऑप्शन नंबर ए एस हेल्स ने। फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फेफड़ों से यानी लंग्स से हार्ट के अंदर, फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पल्मोनरी सिरा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन है। और रक्त को हार्ट से अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है?
ब्लड को हार्ट से अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है गाइज? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा धमनियाँ। ठीक है, तो ये काम करता है धमनियाँ और ऊपर जाने का काम वापिस से करती है शिराएँ। अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है? अंगों से हार्ट में आना है, अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो गाइस आंसर हो जाएगा आपका शिराओं के द्वारा। और हृदय से रुधिर को लंग्स तक ले जाने का कार्य, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हृदय को रुधिर से रुधिर को लंग्स तक, यानी हार्ट से लंग्स तक, तो आंसर हो जाएगा पल्मोनरी धमनी। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते तो है लेकिन बिल्कुल खुले ऐसे ही ओपन पौधों पर लगे रहते हैं, यानी बिना किसी कवर के? तो आंसर हो जाएगा इसका जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 37। काइटिन, हेमीसेलुलोज, लिपिड्स, प्रोटीन या सेलुलोज? सेल वाल की बात हो रही है। कवकों के अंदर जो सेल वाल है वो किससे मिलकर बनती है? काइटिन और हेमीसेलुलोज से। खसरा निम्न संक्रमण के कारण होता है। खसरा गाइस किस संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु की वजह से होता है या विषाणु की वजह से होता है? खसरा नामक रोग किसकी वजह से होता है? तो गाइस आंसर हो जाएगा आपका विषाणु वायरस की वजह से होता है। वायरस की खोज की गई थी गाइस इवान वॉस्की के द्वारा। मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है गाइस? तो आंसर हो जाएगा आपका हिपेरिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 40। तो आंसर हो जाएगा इसका इंडोल व स्केटोल। तो गाइस कुछ देखिएगा, अपन ने हार्ट से संबंधित देखे थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन एक बार रिवीजन के रूप में अपन देख लेते हैं इसके बारे में। हार्ट की बात करें तो गाइस इसका जो भारी आवरण है, भारी आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम। ठीक है, और इसके अंदर यदि हार्ट रेट आपकी तेज़ी से जा रही है तो उसको कहा जाता है टेकीकार्डियम। इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ओनली। और धीमा चल रहा है तो उसको बोला जाता है गाइस ब्रेडिकार्डियम। ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट 5 लीटर ml ब्लड पंप करता है ये 1 मिनट के अंदर। ठीक है, और एक धड़कन में एक बार में 17 ml ये पंप करता है। ठीक है, ये तो इसकी इंपॉर्टेंट हो गई। बाकी प्रारंभिक पेसमेकर है गाइस वो ऐसे नोड को कहते हैं, और ऐसे नोड है वो दाएं आलिंद के अंदर स्थित होता है। प्रारंभिक पेसमेकर इसको कहते हैं, और ये मतलब वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें गाइस, यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। यदि रक्त की अधिकता हो जाती है तो उसको कहते हैं हाइपरकेपनिया। केपनिया बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बस ये लोग आपको ध्यान में रखना है। और ईसीजी हार्ट को मेजर करने को कहते हैं अपन, और ईईजी अपन कहते हैं ब्रेन को मेजर करने का। तो गाइस ये था अपना छोटा सा टेस्ट, 40 क्वेश्चन का सेट डेली बेसिस के ऊपर आता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।